स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कवि सम्मेलन एवं मुशायरों की लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। देखिए, यहाँ पर अभी सम्मान हुआ, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को माला पहनाई, तब मुझे पंक्तियाँ कुछ याद आ गई कि पुरुष पुरुष को यूं ही माला पहनाएंगे, कि पुरुष पुरुष को यूं ही माला पहनाएंगे तो परिवार नियोजन के किस्से अपने आप हल हो जाएंगे। पुरुष पुरुष को यूं ही माला पहनाएंगे तो परिवार नियोजन के किस्से अपने आप हल हो जाएंगे। देखिए साहब, एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कवि सम्मेलन समाज में क्यों जरूरी है। अगर मेरी बात से आप सहमत हों तो तालियां बजा करके मेरा समर्थन करना। कवि सम्मेलन इस समाज के लिए क्यों जरूरी है। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि भाई साहब ये बताइए, इस समाज के लिए कवि सम्मेलन क्यों जरूरी है। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा साहब, जब करोड़ों रुपया कमाने वाले भारत देश के क्रिकेटर, भारत देश के क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी युवाओं को जुआ खेलने का काम सिखाते हैं, इस देश के करोड़ों रुपया कमाने वाले अभिनेता लोगों को गुटखा खिलाने की सीख देते हैं, तब ये कुछ पैसों में आने वाले कवि इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता की रक्षा आप लोगों के बीच में करते हैं। मेरा दावा है जिस दिन इस देश में कवि सम्मेलन खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उस दिन ये देश अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को भी भूल जाएगा। देखिए साहब, ये गांव का प्रोग्राम है, और अगर हम गांव और शहर की संस्कृति और उसकी सभ्यता की तुलना करें तो मेरा दावा है कि आज भी हमारे गांवों की संस्कृति हमारी शहरी संस्कृति पर बहुत भारी है। तब मुझे एक शायर की दो पंक्तियां याद आती हैं। मैं इस कार्यक्रम को शुरू करता हूं और देखना चाहता हूं कि आप किस तरह से इस कवि सम्मेलन को सुनना चाहते हैं। मैं दो पंक्तियां निवेदन करता हूं कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते, तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। देखिए साहब, हमारे गांवों की एक और संस्कृति हुआ करती थी। हमारे गांव में कोई नई बहू आती थी, हमारी बड़ी पीढ़ी के लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब भी कोई नई बहू आती थी तो उसका चेहरा मोहरा देखने के लिए हमें महीनों लग जाते थे, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता था। आज तो बरमाल के नाम पर सबसे पहले दुल्हन की नुमाइश लगाई जाती है। ब्याह बारात तो सब आप भी करते होंगे, मैं भी एक बारात में गया, दूल्हा सजा समझा स्टेज पर बैठा था, सामने से दुल्हन अपनी दो सहेलियों के साथ हाथ में बरमाल लेकर के आती है। इतने में साहब फोटोग्राफर रूपी प्राणी प्रकट होता है। फोटोग्राफर तो बड़ा भयंकर प्राणी होता है। एक जगह तो उसने पंडित जी से फेरे ही दोबारा डलवा दिए। पंडित जी से बोला कि फेरे दोबारा डलवाओ। पंडित जी बोले तेरा दिमाग तो ठीक है, फेरे दो बार पड़ते हैं। कि ठीक है, मन डलवाओ। मैं तो फोटो खींचा ही नहीं, मजबूरी में पंडित जी को दोबारा फेरे डलवाने पड़े। इसी तरह से उसने वहां आकर के दिशा निर्देश देना शुरू कर दिया। अरे बहन जी, दुल्हन के बाएं हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखिए, दाएं हाथ को थोड़ा सा नीचे रखिए। फिर भी उसको संतोष नहीं हुआ। उसने जाके दुल्हन का हाथ पकड़ा और बोला इस तरह से माला पकड़ो तब फोटो सही आएगी। मैंने कहा फोटोग्राफर भाई, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, तूने सबके सामने दुल्हन का हाथ पकड़ लिया। फोटोग्राफर ने पहले तो मुझे घूरा, फिर बोला भाई साहब फोटो आपको खींचनी है, मुझे खींचनी है। मैंने कहा नहीं यार, फोटो तो तुझे खींचनी है। क्या तो आप चुप रहो, मैं अपने हिसाब से दुल्हन को एडजस्ट करूंगा। मैंने कहा जब दुल्हन को तू ही एडजस्ट कर लेगा तो ये दूल्हा क्या करेगा। देखिए साहब, यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं। आजकल सब बच्चे का सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। बहुत अच्छा संचालन, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। मेरा एक लड़का है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। एक दिन स्कूल से घर आया, आते ही मुझसे बोला पापा पापा हमारे स्कूल में जो नई मैडम आई है बड़ी क्यूट है। मैंने बच्चे को समझाया, मैंने बेटा टीचर माँ के समान होती है ऐसा नहीं कहते। मैंने उससे कहा, मैंने कहा टीचर माँ के समान होती है ऐसा नहीं बोलते। अब बच्चे का जवाब सुनना और आनंद लेना। मैंने उससे कहा, मैंने बेटा टीचर माँ के समान होती है ऐसा नहीं बोलते। लड़का बोला चुप रहो, आप तो हमेशा अपनी जुगाड़ में बने रहते हो। देखिए सर, इस समय तो केबल टीवी का जमाना है। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब केबल टीवी का जमाना नहीं था। 8 दिन में एक बार पिक्चर आती थी दूरदर्शन पे, हम बड़े उसे चाव से देखा करते थे। और साहब बड़ी
तन्मयता से उस पिक्चर को हम देखा करते थे। एक दिन फिल्म आ रही थी सब शोले, मैंने सोचा यार शोले फिल्म तो देख ली जाए, लेकिन दिक्कत ये थी दूसरे दिन बच्चे का इम्तिहान था। मैंने कहा बच्चे अगर शोले के चक्कर में पड़े तो बच्चे का इम्तिहान खराब हो सकता है। तो मैंने बच्चे से कहा, मैंने कहा बेटा तू शोले वोले के चक्कर मत पड़, तू तो शोले। बच्चे ने भी साहब बड़े आज्ञाकारी पुत्र की तरह से मेरा कहना माना और रजाई ओढ़ करके सो गया। मैं सोच रहा बच्चा सो रहा है, लेकिन साहब वो भी कलयुगी बच्चा है, कलयुग में ही उसने जन्म लिया, उसको जो कुछ करना था उसने किया। बच्चे ने रजाई में से झरोका निकाला और टीवी देखने लगा। मैं सोच रहा बच्चा सो रहा है, इतने में उसमें एक गब्बर सिंह आता है। और आपने अगर फिल्म देखी हो तो उसमें एक गब्बर सिंह आता है, वो डायलॉग बोलता है, ओए छमिया जरा दो चार ठुमके हमारे सामने भी लगा करके दिखाओ ना। जैसे ही गब्बर सिंह ने ये डायलॉग बोला, गब्बर सिंह की आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर गई और मैं अपने आप को गब्बर सिंह समझने लगा। इतने में सामने से पत्नी चाय लेकर के आई, मुझको ऐसा लगा साक्षात हेमा मालिनी चली आ रही है। मैंने गब्बर सिंह के अंदाज में उससे कहा, ओए छमिया जरा दो चार ठुमके हमारे सामने भी लगा करके दिखाओ ना। कि मुझे क्या पता थी जो बच्चा झरोके से पिक्चर देख रहा है उसके अंदर धर्मेंद्र की आत्मा का प्रवेश कर गई। मैंने तो मात्र इतना कहा, ओए छमिया जरा दो चार ठुमके हमारे सामने भी लगा करके दिखाओ ना। कि बच्चे ने रजाई पलटी और बोला, ओए बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। तालियां आपकी बहुत कमजोर हैं, तालियां कमजोर हैं। इन कमजोर तालियों के बीच में कवि सम्मेलन नहीं चल पाएगा। आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मुझको मैं आपसे कह रहा हूं कि वीर भूमि में खड़ा हुआ, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं राजस्थान की धरती पर खड़ा हुआ हूं। जब तक यहां से लेकर के वहां तक सारे लोग तालियां नहीं बजाएंगे, मैं तब तक यहीं अपनी दूसरी बात शुरू नहीं करता हूं। एक बार मेरे सम्मान में या अपने सम्मान में आप जोरदार तालियां बजा करके मेरे दिखाएं। देखिए, एक व्यक्ति मर करके नर्क चला गया। उसने वहां देखा कि सारे देशों के अलग अलग नर्क बने हुए हैं। फिर उसने सोचा कि अमेरिका जो दुनिया का सबसे विकसित देश है, चलो वहां जाकर के देखते हैं उसके नर्क में सजा किस प्रकार की है। वहां जब वो पहुंचा तो सामने एक दैत्य खड़ा मिल गया। उससे पूछा कि ये बताओ भैया आपके यहाँ सजा का क्या प्रावधान है। तो उसने कहा, भाई यहाँ पर एक लोहे की कुर्सी है, उस पर आत्मा को 1 घंटे बिठाया जाता है, फिर उसको विद्युत करंट दिया जाता है। जब मूर्छित वो हो जाता है तो सामने एक तख्ता पड़ा है, उसमें कीलें लगी हुई हैं, उस कीलों पे उसको लिटाया जाता है 1 घंटे के लिए। जब उसकी पीठ लहूलुहान हो जाती है तो एक दैत्य आता है और उसमें 100 कौड़े मारता है। उसने सोचा यार ये तो सजा बहुत है। फिर वो दूसरे तीसरे चौथे एक एक करके सारे नरकों में गया, लेकिन सजा सब जगह सेम थी। फिर उसने दूर से देखा एक नरक में बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ सजा कुछ कम मिल रही होगी, तो वो उस नरक के पास पहुंचा तो देखा उसने कि वो हिंदुस्तान का नरक था। उसने जाकर के वहाँ पर उस दैत्य से पूछा कि क्यों भाई ये बताओ तुम्हारे यहाँ सजा का क्या प्रावधान है। तो उसने कहा साहब यहाँ पर लोहे की कुर्सी है, उस पर आत्मा को बिठाया जाता है, फिर 1 घंटे विद्युत का करंट दिया जाता है। उसके बाद जब मूर्छित हो जाता है तो उसके सामने जो तख्ते पड़े हैं और कीलें लगी हैं, कीलों पर उसको 1 घंटे लिटाया जाता है। जब उसकी पीठ लहूलुहान हो जाती है तो एक दैत्य आता है, उसमें 100 कौड़े मारता है। तो उसने पूछा ये सजा तो सब जगह सेम है, फिर आखिर तुम्हारे नरक में इतनी बड़ी भीड़ क्यों है। अब उस दैत्य का जवाब सुनना आपको लगे इस देश की व्यवस्थाएं कुछ इस तरह से चल रही हैं तो आप तालियां बजा करके समर्थन करना साहब। उसने दैत्य ने कहा कि साहब, तो उसने पूछा कि साहब यहाँ तो सब जगह एक ही जैसी यहाँ पे व्यवस्था है, तो फिर तुम्हारे नरक में इतनी भीड़ क्यों है। कि दैत्य बोला कि साहब यहाँ पर लोहे की कुर्सी तो है लेकिन बिजली नहीं रहती है। समझ में आया तो ताली वाली बजाते रहना कि यहाँ पर लोहे की कुर्सी तो है लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं रहती है। और जिस तख्ते में लोहे की कीलें लगी हुई थी उनको लोग निकाल ले गए, तो उस पर भी लेटने में आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। और अब तालियां आप रोक करके दिखाना। तीसरी बात उसने कही कि भाई साहब ये जो दैत्य है वो सरकारी कर्मचारी है, महीने में 2-4 दिन आता है, 100 की जगह 3-4 कौड़े लगाता है, 100 लिख करके चला जाता है। इनका क्या करूं मैं, क्या करूं? अच्छा ठीक है भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने दिखा दी कि कवियों की औकात 50 रुपए से ज्यादा की नहीं है।
हम चाहे राष्ट्रीय स्तर के हो जाएं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय के स्तर के हो जाएं, लेकिन औकात 50 रुपए से ज़्यादा की नहीं है हमारी। देखिए साहब, मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे देश का युवा महान क्यों है। देखिए, चार महिलाएं एक जगह बैठी हों और एक लड़का वहां से निकल के जाए तो सब लड़कियों की वार्ता सुनना। देख कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ऐसा मुझे तो ये बिल्कुल पसंद भी नहीं है। देख कैसे मुड़ मुड़ कर देख रहा है, कालिया कहीं का। इस तरह की भाषा आपको सुनने को मिलेगी। अब इस सीन को हम उल्टा करते हैं। 4 लड़के बैठे हैं, एक लड़की उनके सामने से निकल के जाती है तो चारों बस एक ही साथ कहेंगे, वाह क्या माल है यार। देखिए साहब, एक और उदाहरण में देख देना चाहता हूं साहब, हमारे देश के युवाओं का। बस में कोई लड़की और लड़का 2 यात्रा कर रहे हों। बेटा सुन लो, बस में लड़का लड़की दोनों यात्रा कर रहे हों, बिल्कुल एक ही सीट पर बैठे हों। बाई दीबे लड़के को सब नींद आ जाए और उसका सर धीरे धीरे करके उस लड़की के कंधे से टकरा जाए, तब बवाल हो जाएगा, तमाम तरह की बातें सुनने के लिए मिलेंगी। अब इस सीन को थोड़ा सा उल्टा करें। अब उस महिला को अचानक नींद आ जाए, उस लड़की को अचानक नींद आ जाए और बगल में बैठे हुए लड़के के कंधे से उसका सर जाकर के टकरा जाए तो लड़का साहब नगर जाना होगा तो जाकर के जयपुर उतरेगा, लेकिन महिला से कुछ नहीं करेगा। ये महानता है साहब हमारे बच्चों की। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं और वो 4 पंक्तियां इन तमाम कविताओं का निचोड़ है। और सबसे मैं आशीष की भी उम्मीद करता हूं कि दुनिया में भगवान राम का सबसे नाम बड़ा है। दुनिया में भगवान राम का सबसे नाम बड़ा है। विजय ध्वजा लेकर अब 56 इंची व्यक्ति खड़ा है। अरे तारीख जगह अब भी पूछोगे, राम विरोधी सुन लो कि तारीख जगह अब भी पूछोगे, अरे राम विरोधी सुन लो। और जहां राम ने जन्म लिया था मंदिर वहीं बना है, जहां राम ने जन्म लिया था मंदिर वहीं बना है। कैलाश सोनी जी अभी कविता पढ़ रहे थे और बेचारे इतनी कूद फांद कर रहे थे। हमारे एक दादाजी कह रहे थे कि भैया किराए का है ये मंच। कुछ लोग तो केवल सोनी जी की दलकार से ही तालियां बजा रहे थे, डर की वजह से। उन्हें ऐसा लग रहा था अगर ताली नहीं बजाई तो बीच में कूद पड़ेगा ये। सोनी जी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ाई, पढ़ी। मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। देखिए साहब, अभी कुछ समय पूर्व की बात है, मुझे और सोनी साहब को एक जगह सब इंटरव्यू देने जाना पड़ा। हम दोनों साथ साथ जा रहे थे तो मैंने सोनी जी से कहा, देखो एक यहाँ इंटरव्यू लेने वाले एक जैसा कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं, कहीं यहाँ पर भी ऐसा ना हो, इसलिए तय कर लो यदि आपका नंबर आएगा तो आप मुझे बताएंगे आपसे क्या क्या पूछा गया, आपने क्या क्या उत्तर दिए। यदि मेरा नंबर पहले आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये हमने रास्ते में ही तय कर लिया। जैसे ही हम इंटरव्यू स्थल पर पहुंचे, भाग्यवश मेरा नंबर पहले आ गया। उन्होंने मुझसे पहला प्रश्न किया, देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। सीधा साधा उत्तर था, मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, पृथ्वी की आकृति कैसी है। मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ कहते हैं चिपटी है, लेकिन बहस जारी है। तीसरा और अंतिम उन्होंने प्रश्न किया, देश कब आजाद हुआ। मैंने कहा प्रयास तो 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली। जैसे ही साहब मैं बाहर निकल के आया, सोनी जी बिल्कुल तैयार खड़े, बोले क्या क्या पूछा और तुमने क्या क्या उत्तर दिया। अरे मैंने कहा पूछने के चक्कर मत पड़ो, उत्तर रट लो। पहले का उत्तर है श्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरे का उत्तर है कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ कहते हैं चिपटी है, अभी बहस जारी है। और तीसरे का उत्तर है प्रयास तो 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली। जैसा ही इनका नंबर आया, इनसे पूछा आपका नाम, ये बोले श्री नरेंद्र मोदी जी। अब इंटरव्यू लेने वाला बड़ा परेशान कि मैं यार इसका नाम पूछ रहा हूँ, ये देश के प्रधानमंत्री का नाम बता रहा है। बोला भैया तेरी बुद्धि तो ठीक है। तो सोनी जी बोलो कुछ लोग कहते हैं गोल है,
कुछ कहते हैं चिपटी है, लेकिन बहस जारी है। उसने अपना माथा ठोका और बोला बुद्धि के मामले में इसका कोई ठीक ठाक सा उत्तर नहीं है। भैया चलते चलते तो बताता जा, आखिर तू पैदा कब हुआ? सोनी जी बोले प्रयास तो 1857 में ही शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली। सोनी जी इस तरह के हमारे बहुत शानदार मंच संचालन है, एक बार आप जोरदार तालियां के लिए। देखिए साहब, ये असल में मेरे कान में ये बता के गए जो हमारे घर पे बात हुई थी वो तो तुमने बताई नहीं। मैं साहब एक दिन इनके घर पे पहुंच गया। हम लोग घर पे बैठे थे, शाम को खाना पीना खा रहे थे, तभी इनका लड़का आया, बोला पापा जी ये बताओ राजनीति क्या होती है। इन्होंने बच्चे को डांटा, बोला चल बेवकूफ़ अभी से राजनीति की बात करता है। मैंने बच्चे को अपने पास बुलाया, मैंने कहा बेटा हमारे पास आओ, हम बताते हैं राजनीति क्या होती है। मैंने बेटा ये बताओ तुम्हारे घर में कमा के कौन लाता है? कि पापा लाते हैं। तो समझ लो पापा तुम्हारे घर की अर्थव्यवस्था है। और इस पैसे को खर्च कौन करता है? बच्चा बोला मम्मी करती हैं। तो मैंने कहा मम्मी तुम्हारे घर की सरकार हैं। कि अंकल मेरे घर में ये नौकरानी है ये। तो मैंने कहा ये कर्मचारी है। और अंकल मेरा ये छोटा भैया, मैंने कहा ये देश का भविष्य है। और अंकल मैंने कहा तू देश की जनता है। इतनी सारी बात हुई, सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर के सो गए। रात्र में साहब कुछ खटर पटर की आवाज़ होती है, बच्चे की नींद खुलती है। बच्चा सबसे पहले अपने पापा के कमरे में जाकर के देखता है तो पापा माँ थे ही नहीं। नौकरानी के कमरे से कुछ खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। जब उसने वहाँ जाकर के देखा तो पापा वहीं थे। फिर वो लौट करके मम्मी के कमरे में आता है तो मम्मी खर्राटे मारकर सो रही होती हैं। उसका छोटा भैया गंदगी में पड़ा है। ये उसने चित्र देखा, ये सीन देखा और जाकर के अपने कमरे में सो गया। सुबह जैसे ही हम चाय की टेबल पर इकट्ठे हुए, बच्चा दौड़ता हुआ आया, बोला अंकल मैं तो राजनीति सीख गया। अब बच्चे के जवाब का आनंद लेना आपको लगे इस देश में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी चल रही हैं तो आप सबका आशीष चाहता हूं साहब। बच्चा बोला कि अंकल मैं तो राजनीति सीख गया। मैंने कहा बेटा क्या राजनीति सीख गए? कि अंकल मैंने देखा अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी। अंकल मैंने देखा कि अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी और देश की सरकार खर्राटे मारकर सो रही थी और देश का भविष्य गंदगी में सना पड़ा था और देश की सरकार खर्राटे मारकर सो रही थी। और रही देश की जनता की बात, वो देख तो सब रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। ये स्थितियां हैं साहब देश की। जब जो है हमारी बेटी घर में होती है, पिता के घर में होती है, तो उसको हम रानी मान करके चलते हैं, उसको रानी मानते हैं। जब वो अपने ससुराल जाती है तो वो लक्ष्मी बन जाती है और ससुराल में काम करते फिर वो बाई बन जाती है। इस तरह से वो रानी लक्ष्मी बाई बनती है और फिर रानी लक्ष्मी बाई बनने के बाद अपने ससुराल वालों को अंग्रेज समझकर पूरे जीवन उन्हें तलवार से डराती रहती है। अभी हमारी बिटिया चौहान कह रही थी कि बेटियों की रक्षा करो, बेटियों को बचाओ। मैंने बेटा अब बेटियों को बचाने की कोई जरूरत नहीं, अब तो बेटों की चिंता ज़्यादा है। जब से मेरठ में ये लाल ड्रम वाला कांड हुआ है तब से तो ऐसा ही लग रहा है कि बस बच्चों को बचा लो, किसी भी तरह से बेटों को बचा लो। मेरे घर में भी साहब एक नीला ड्रम है। एक दिन मेरी पत्नी मुझसे बोली कि ऐसा करो 2 बोरी सीमेंट और ले आओ, ये बरसात जब आती है तो छत टपकती है। भाई साहब मेरे तो होश ही उड़ गई। 2 बोरी सीमेंट तो मैं नहीं लाया, लेकिन भाई साहब रात की नींद गायब हो गई। तो स्थिति बड़ी विचित्र है। आजकल बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, बेटों को बचाने की जरूरत है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर प्रेम होता क्या है। वो प्रेम की कवित्री है, श्रृंगार की कवित्री है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से राधा ने कहा प्रेम क्या होता है, मैं बताना चाहता हूँ। एक दिन भगवान कृष्ण से राधा ने कहा कि प्रभु तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि राधे शादी के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, तुम ये बताओ हम दोनों में दूसरा कौन है? कि
हम दोनों तो एक ही हैं। तो राधा बोली कि नहीं, मैं नहीं मानती। तो भगवान बोले कि ऐसा अगर तुम्हें नहीं मानती तो कल तुम्हें भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, कल धूप में तुम नंगे पैर घूमना, फिर मुझसे मिलना। दूसरे दिन राधा धूप में नंगे पैर निकल गई। जब वो शाम को भगवान कृष्ण से आकर के मिली तो भगवान लंगड़ाते हुए चल रहे थे। तो राधा ने पूछा, प्रभु ये क्या हुआ? तो उन्होंने अपने पैरों के पंजे दिखाए जिनमें फलक पड़े हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधा, मैंने तुमसे कहा था ना कि बताइए हम दोनों में दूसरा कौन है? जब तुम धूप पे नंगे पैर घूम रही थी तो उसकी गर्मी मेरे पैरों में लगी और मेरे पैरों में छाले पड़े। ये होता है प्रेम। हमारे पैर में कांटा चुभे और हमारे आंखों से आंसू निकले, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन साहब, हमारे पैर में कांटा चुभे और आंसू हमारी माँ के आंखों से निकले तो ये होता है प्रेम। उनके सम्मान में पढ़ते हुए मैं आवाज देना चाहता हूँ कि आपसे जब मुलाकात हो जाएगी, कि आपसे जब मुलाकात हो जाएगी, मौन अधरों से सब बात हो जाएगी, प्यास को बादलों तक पहुंचने तो दो, कि प्यास को बादलों तक पहुंचने तो दो, मेरा दावा है बरसात हो जाएगी। मान मैं पढ़ना चाहता हूं कि बहारें हो गई बासी चमन को अब बदल डालो, बदलते वक्त के संग संग दमन को अब कुचल डालो, हमारी पीढ़ियां पूछेंगी क्यों ढोया ये अंधा युग, इसी खातिर व्यवस्था के बसन को अब बदल डालो। जो कुछ महिलाएं आपस में बैठी हुई थी तो बात कर रही थी। एक महिला कह रही थी, बहन फिल्मों का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। दूसरी बोली, बहन बिल्कुल मैं समर्थन करती हूँ, मेरी बहू पिछले दिनों बेटा फिल्म देख करके आई तो उसके बेटा पैदा हुआ। दूसरी बोली, बहन बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी बहू भी पिछले दिनों जुड़वा फिल्म देख करके आई तो उसके जुड़वा बच्चे पैदा हुए। तीसरी बोली, मैं तुम दोनों का समर्थन करती हूँ, मेरी बहू भी पिछले दिनों त्रिदेव फिल्म देख करके आई तो उसके एक साथ 3 बच्चे पैदा हुए। इतना सुनते ही चौथी बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से उसको उस होश में लाया गया। महिलाओं ने पूछा कि बहन क्या हुआ? रोते हुए उसने जो जवाब दिया उसका आनंद लेना। रोते हुए उसने कहा, बहन मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इनकी बहू बेटा फिल्म देख करके आई तो बेटा पैदा हुआ, इनकी बहू जुड़वा फिल्म देख करके आई तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, इनकी बहू त्रिदेव फिल्म देख करके आई तो एक साथ 3 बच्चे पैदा हुए। मेरी बहू तो कल ही अली बाबा 40 चोर देख करके आई है। देखिए, हमारे घरों में जो टीवी लगा है उसको तो हमने बिना बात बदनाम कर रखा है। हकीकत में समाज को कोई बर्बाद करने का काम कर रहा है तो ये मोबाइल कर रहा है। जब भी हम घर में टीवी देखते हैं तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर के टीवी देखता है और मोबाइल में पापा अलग लगे हैं, मम्मी अलग लगी हैं, बेटा अलग लगा है, बेटी अलग, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। तब एक बात कहना चाहता हूँ, टीवी ने हमारे परिवारों को जोड़ने का काम किया है, वहीं मोबाइल ने परिवारों को तोड़ने का काम किया है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, इस कवि सम्मेलन को थोड़ा और खड़ा करना चाहता हूँ कि शेखर और सुभाष जैसे विचारों को भूल गए, फिल्मी हीरो याद रहे, असली सितारों को भूल गए, और पाश्चात्य संस्कृति ने ऐसा जकड़ा परिवारों को कि इस मोबाइल के चक्कर में हम संस्कारों को भूल गए, इस मोबाइल के चक्कर में हम संस्कारों को भूल गए। देखिए, मैं खड़े होकर के मैं आपसे कोई ज्ञान ध्यान की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ज्ञान ध्यान की बात करने के लिए हमारे बाबा ही बहुत हैं। एक एक टीवी चैनल पर 4-4 बाबा चिपके हुए जो सुबह से शाम तक केवल ज्ञान की बात करते हैं। एक है निर्मल बाबा जो कृपा बरसाने का काम करते हैं। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। उसने निर्मल बाबा को फोन किया कि बाबा मेरी सरकार जा सकती है, कृपा करो। निर्मल बाबा ने कहा कि अच्छा ये बता, तूने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को हाथ में लिया है? कि बाबा नहीं लिया। कि कभी तिरंगे को इस्लामाबाद पर फहराया है? कि बाबा नहीं फहराया। कि बस कृपा यहीं रुकी हुई है। जिस दिन तू तिरंगे को इस्लामाबाद पर फहरा देगा उस दिन कृपा आना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी सरकार चली गई। तब तिरंगे की शान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जो लोग तिरंगे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, निश्चित रूप से मेरा समर्थन करेंगे, और जो समर्थन नहीं करेंगे समझ लूंगा वो तिरंगे को प्यार ही नहीं करते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अपनों से गद्दारी करता जीवन भर रोता है, सीमा पर चौकन्ना रहता नींद चैन की सोता है। अरे अच्छे अच्छों को कद
कदमों पर झुकने को मजबूर करे, इतना दम तो अमर तिरंगे झंडे में ही होता है, इतना दम तो अमर तिरंगे झंडे में ही होता है, इतना दम तो अमर तिरंगे झंडे में ही होता है। और साहब बहुत ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, मात्र 2-3 मिनट में अपना क्रियाक्रम प्रस्तुत आप लोगों के बीच में करता हूँ। देखिए दुनिया का बहुत शानदार प्रस्तुति है, बहुत शानदार। दुनिया का सबसे कोई निरीह प्राणी है तो वो मनुष्य है। उस बेचारे की न तो कोई घर में सुनता है, न बाहर सुनता है, न सरकारी सुनती है। सरकार तो केवल महिलाओं के पीछे पड़ी है, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला दिवस, महिला सशक्तिकरण। मैं आपसे एक बात पूछना हरिश्चंद्र भाई बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस देश की राष्ट्रपति स्वयं महिला हो, उस देश के महिला को इससे ज़्यादा सशक्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी सब महिला सशक्तिकरण चल रहा है। और देखिए हम पुरुष वर्ग का दुर्भाग्य, अगर महिला सीधी हो तो गाय और पुरुष सीधा हो तो गधा। तब 4 पंक्तियां पुरुष वर्ग के समर्थन में पढ़ना चाहता हूं कि सैकड़ों झोपड़ियां जल जाती हैं तब एक राजमहल बनता है, सैकड़ों झोपड़ियां जल जाती हैं तब एक राजमहल बनता है। और पुरुषों को तो कफन भी नहीं, महिलाओं की याद में या ताजमहल बनता है। पुरुषों को तो कफन भी नहीं, महिलाओं की याद में या ताजमहल बनता है। अरे सांस तो मिल जाता है लेकिन आवाज नहीं मिलती। ताजमहल तो हम भी बनवा लेते लेकिन कोई मुमताज नहीं मिलती, कि ताजमहल तो हम भी बनवा लेते लेकिन कोई मुमताज नहीं मिलती। और साहब अभी हम सब लोगों ने कोरोना काल देखा। बेटा 2 मिनट रुक जा यार, तुम्हारे मतलब की बात अब मैं शुरू कर रहा हूं, तुम भाग रहे हो यार। 2 मिनट रुक जा, तुम्हारे मतलब की बात अब शुरू कर रहा हूं मैं। देखिए हम सब ने कोरोना काल देखा। उस कोरोना में ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसका नुकसान न हुआ हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो हमारे युवा वर्ग का हुआ, युवा साथियों का हुआ। हमारे युवा साथियों का हुआ। एक साथी से मेरी मुलाकात हो गई, मैंने कहा बेटा ये बताओ तुमने कोरोना काल में क्या क्या खोआ, क्या क्या पाया? वो बोला साहब पाया क्या, सब खोया ही खोया है। तो एक युवा की वेदना में से मैंने हंसी निकालने का प्रयास किया है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मस्ती की पंक्तियां सुनी जाए। अरे छोड़ो, अरे बैठो, आप बैठो, अरे बैठो, अरे 2 मिनट और बैठ लो, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। कि मेरा प्यार तब के खरा सोना हो गया, एक दिन तो तय मेरा भी गौना हो गया। हम घर में उससे शादी की तैयारी में रहे, तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया, तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया। कि मेरी प्रेम गाथा फिल्मी सीन हो गई, विवेक और बुद्धिमतीहीन हो गई। मैं प्यार का इजहार उससे करता तब तलक, मैं प्यार का इजहार उससे करता तब तलक, वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई, वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई। सपने जो मैंने देखे सारे गीले हो गए, अरमान मेरी जिंदगी के ढीले हो गए। कोरोना ठीक होने पे मैं पहुंचा गांव में, तब तक मेरी वाली के हाथ पीले हो गए, तब तक मेरी वाली के हाथ पीले हो गए। देखिए साहब एक शराबी की मौत हो जाती है, एक जगह ऐसी मिलती है, वो क्या कहता है वहां जाकर के कि बंधन जो मेरे बांधे हैं उन सब को तोड़ दो, जिस रास्ते से जा रहे हो उसको छोड़ दो। 2 पैक पी के शांति से शमशान जाऊंगा, अर्थी को पहले आप बस ठेका पे मोड़ दो, अर्थी को पहले आप बस ठेका पे मोड़ दो। देखिए साहब इस समय उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है। उस योगी बाबा की सरकार में किसका भला हो रहा है किसका नहीं हो रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि योगी बाबा की सरकार में कुछ पशु हिंसक जरूर हो गए हैं। मस्ती की हैं, 4 पंक्तियां सुन लो साहब। कि कुट कुट के हम तो घर में जैसे खाड़ हो गए,
पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते भाड़ हो गए। जहाँ पर दिखी हरियाली वही खेत चर लिया, हमसे तो अच्छे योगी जी के सांड हो गए, हमसे तो अच्छे योगी जी के सांड हो गए। और अंतिम 4 पंक्तियां सुना के मैं अपना स्थान लेता हूं साहब। देखिए, कासगंज जिले में घटना घटित हुई। एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं, वो अपने माँ बाप से कहते हैं, उनके माँ बाप बैठ के वार्ता करते हैं, शादी की तिथि भी तय हो जाती है। फिर होता क्या है, सच्ची घटना है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिए साहब, बिल्कुल मस्ती की पंक्तियां हैं, सुनिए। एक लड़की और लड़के में तो प्यार हो गया, एक लड़की और लड़के में तो प्यार हो गया, माता पिता के बीच भी इकरार हो गया। शादी की, दोनों की शादी तय तिथि पर होती तब तलक, समधिन को लेके समधी ही फरार हो गया, समधिन को लेके समधी ही फरार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।